आपने पहला आउटफिट कौन सा डिज़ाइन किया था और किसके लिए किया था? मेरा फर्स्ट आउटफिट जो था नीता अंबानी, कितने सेलिब्रिटी सितारे वहाँ थे, मेरा बनाया हुआ। फैशन डिज़ाइनिंग में डार्क साइड क्या है? स्टोर में आपको बोल के बेच देंगे सर ये प्योर सिल्क है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। जो डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग अपनी डिग्रीज कैसे सेल कर रहे हैं। ओडिसी प्रिंट देखोगे और कच्छ की प्रिंट देखोगे तो दोनों ही कलरफुल है, बट दोनों ही बहुत डिफरेंट है। आज का यूथ जो आपके साथ जुड़ा है तो आप इससे इनसिक्योर फील करते हो? मिस्टर एंड मिस सेंट्रल में जज कर रहा था, तब विनर बनी थी प्राची सोलंकी। ऑफर गया प्राची को। प्राची ने मुझे उठा के फोन किया कि सर के साथ जज में बैठूंगी तो मैं मना कर रही हूँ। लोग अच्छा कर रहे हैं तो कहीं जाके मेरा ही नाम अच्छा करेंगे, मेरा ही नाम रोशन करेंगे। ये स्पॉन्सर कैसे मिलते हैं? या फिर उनको विजिबिलिटी चाहिए। स्पॉन्सरशिप की डिमांड होती है कोई? होते हैं डिमांड्स। आई हैव ऑब्जर्व असला की स्पॉन्सरशिप दूंगा पर मुझे सामने ये चाहिए। प्रोवाइड अस 3 फीमेल मॉडल्स। आई सेड लाइक। आपने गजरा कैफे के बारे में नाम सुना है? गजरा कैफे हम बहुत बार जाते हैं, हमारा दूसरा घर है। महारानी राधिका राजे का प्रोजेक्ट है, उनके विजन का एक पार्ट है गजरा कैफे। वी कॉल इट गजरा प्रोजेक्ट। तो गजरा प्रोजेक्ट इज मेनली फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एम्पावरिंग विमेन एंड एम्पावरिंग LGBTQ कम्युनिटी। LGBTQ के लेके सबका नज़रिया अलग होता है, तो आपका नज़रिया क्या? हर एक इंसान से प्यार करता हूँ, इंसानों को चाहता हूँ और इंसानियत से प्यार करता हूँ। क्या आप फैशन डिज़ाइनर पैसे कमा पा रहे? अगर वो खास बात नहीं है तो नहीं बिकेगी, पैसा नहीं बनेगा। लोग भंगार बेच के भी पैसे कमा लेते हैं। देखो वो एक विजन होना चाहिए कि आप कैसे बेचोगे, दैट इज योर आर्ट। तो अभी तक के आपके बेस्ट डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट क्या है? इंडियन आउटफिट्स, इंडियन डिजाइन्स। मुंबई के फैशन शो और गुजरात के फैशन शो में डिफरेंट क्या है? बॉम्बे फैशन इंडस्ट्री का और मॉडलिंग का हब है। गुजरात आई से इज नॉट अ फैशन हब, बट ग्लैमर नहीं है। गुजराती गांडा कर रहे हो तुम लोग, मराठी लोग। देखो एक तो महाराष्ट्र गुजरात से ही अलग हुआ है, तब जाके महाराष्ट्र बना है। अगर मुंबई में से गुजराती हट जाएंगे तो रहेगा क्या? बॉम्बे में पैसा किसका रहेगा, ये सोच लो। फैशन इंडस्ट्री इतनी बदनाम है तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखो इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले भी हम जैसे ही लोग हैं कि फैशन इंडस्ट्री या एक्टिंग इंडस्ट्री का नाम पर दे फैमिली मना कर देती कि नहीं तुम्हें ये कह रहे। बड़े बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट्स में क्या होता है आपने क्या देखा है? इतनी सारी मूवीज जो बन रही है कॉर्पोरेट पे, वो ये चमड़ीबाज वाली जो चीज है वो हर जगह है। आप उर्फी जावेद को जानते हो? इज रियली अ वेरी बोल्ड गर्ल आई से। उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का मौका मिलता है तो आप कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करोगे? मैं मेरे रूट्स पे जाऊंगा। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ललित और ये है अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट, जहां जो भी बात होती है रो होती है, रियल होती है और दिल से होती है। दिल हमारा लेफ्ट साइड में होता है लेकिन वो बात राइट करता है, और हमारे इस पॉडकास्ट में सब लोग राइट बात करते हैं क्योंकि सबके सब दिल से बात करते हैं। और आज भी हमारे साथ दिल से बात करने के लिए एक ऐसे इंसान बैठे हैं जिनकी फैशन डिजाइनिंग के स्केच एक कहानियाँ बताती है, और जो रनवे पे सिर्फ मॉडल को नहीं अपने विजन को चलाते हैं, जिनका स्वैग जितना बोल्ड है उनकी जर्नी इससे भी कई ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो चलो आज साथ में मिलकर उनकी जर्नी, उनकी जुबानी सुनते हैं। तो मेहुल सर, राधे राधे। राधे राधे। हाउ आर योर फीलिंग्स हियर? आई ऑलवेज फील गुड जब पुराने दोस्तों को मिलना होता है फिर से, तो हमेशा अच्छा लगता है। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। रफ्तार ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि क्या रैपर पैसे कमा पा रहे हैं, तो मैं भी आज आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप फैशन डिज़ाइनर पैसे कमा पा रहे हैं? यस, फैशन डिज़ाइनर पैसे कमा पा रहे हैं अगर वो विजन से काम करें। देखो आजकल हर एक चीज़ में, नॉट ओनली इन फैशन डिज़ाइनिंग बट हर एक चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही है, तो
आपको अगर अपनी चीज़ बेचनी है तो अपना एक यूनिक कुछ चीज़ मीन्स एक खास बात होनी चाहिए आपकी किसी भी चीज़ में। अगर वो खास बात नहीं है तो नहीं बिकेगी, पैसा नहीं बनेगा। तो आपको खुद ढूंढना है कि आप ऐसा कौन सा यूएसपी रखो अपनी प्रोडक्ट में, व्हाट्स एवर इज योर प्रोडक्ट, तो आप कमा पाओगे। और काफ़ी चीज़ें हम लोग गुजराती हैं, मैं तो मारवाड़ी भी हूँ, गुजराती भी हूँ, तो ये बोलूँगा कि सोचना ये पड़ता है कि कहाँ से कितना मुनाफा बढ़ाए और कितना लॉस कम करे। कोई चीज़, कोई डिज़ाइन हमारी पुरानी हो गई है तो थोड़ा कम दाम में बेच दो, निकाल दो, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो देखो पैसे कमा सकते हो आप, लोग भंगार बेच के भी पैसे कमा लेते हैं। देखो वो एक विजन होना चाहिए कि आप कैसे बेचोगे, दैट इज योर आर्ट, हाउ यू सेल इट। राइट। मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। राइट। आपको पता है क्या है? नहीं। हम इसको ओपन करेंगे इसी पॉडकास्ट में, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ओके, थोड़े टाइम के बाद करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कब करना। ठीक है, थैंक यू सो मैं मच। आप अपने पास ही रखो। ओके। तो आपने पहला आउटफिट कौन सा डिज़ाइन किया था और किसके लिए किया था? मेरा फर्स्ट आउटफिट जो था दैट वाज इंडियन वेस्ट कोट। वो मैंने डिज़ाइन किया था फॉर युवराज मानवेंद्र सिंह गोहिल, और उन्होंने पहना भी। वो तो बहुत ट्रैवल करते हैं अब्रॉड, तो उन्होंने वो पहना था। और मैंने जो एक रॉयल एम्बलम होता है, मैंने उसके पॉकेट पे वो रॉयल एम्बलम बनाया था विद जरदोशी एंड गोल्डन थ्रेड्स। वो जब ट्रैवल कर रहे थे तो समबडी फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल लाइक्ड इट वेरी मच, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप हमें ऐसा बनवा के दो। सो देन मैंने वहाँ से मेजरमेंट्स मंगवाए एंड दैट वाज अ प्राउड फीलिंग फॉर मी कि नहीं, पहला ही जो मैंने आउटफिट बनाया है पूरा वो पहना है एक युवराज ने, और ब्रिटिश काउंसिल का कोई बंदा उसे पसंद कर रहा है, और ये आउटफिट दूसरा उससे इंस्पायर होके जाएगा ब्रिटिश काउंसिल में। ब्रिटिश काउंसिल के वो जो भी थे उनका मुझे नाम याद नहीं है अभी, बट फिर मैंने एक सिमिलर काइंड ऑफ वेस्ट कोट बनाया एंड उनको भेजा। उनके साइड से मुझे लेटर भी आया था, एज एन ईमेल आया था कि उन्हें बहुत पसंद आया एंड थैंक यू। लाइक अभी तक मैंने वो संभाल के रखा है, ईमेल आज तक डिलीट नहीं किया है। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। एंड उसके बाद अगेन वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ मानवेंद्र सिंह गोहिल एंड एलन गेमिल, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके, उन्हें भी मेरा आउटफिट बहुत पसंद आया था। और उन्होंने बोला था कि आप मेरे लिए कुछ बनाओ। तो जब वो बड़ौदा विजिट कर रहे थे तब मैंने उनके लिए एक जोधपुरी बनाया था ब्राउन कलर का, उन्हें वो भी बहुत पसंद आया। और उन्होंने जब नीता अंबानी का जो कल्चरल सेंटर है वहाँ पे उन्होंने उनका इनॉग्रेशन का बहुत बड़ा शो किया था। सो लाइक हुज वर देयर, लाइक कितने सेलिब्रिटी सितारे वहाँ थे, लोग इतने बड़े फंक्शंस में क्या क्या पहन के जाते हैं। एंड मिस्टर एलन ने मेरा बनाया हुआ वो जोधपुरी पहना था एंड ही पोस्टेड ऑन हिज इंस्टाग्राम ऑल्सो कि ये हम लोग नीता अंबानी हेरिटेज कल्चरल सेंटर के प्रोग्राम में आए हैं एंड आई एम वेयरिंग हिज डिज़ाइंस। सो दैट वाज अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर मी फॉर माई डिज़ाइंस। तो अभी तक के आपके बेस्ट डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट क्या है? See, I am very much Indian, and I promote Indian outfits, Indian designs. मेरा स्पेशलिटी ही मेंसवेयर एथनिक है, तो मेरे जो भी कंसेप्ट्स है दोज आर बिल्ड अराउंड आवर इंडियन कल्चर। तो मेरे एक पर्ल का जो शेरवानी बनाया था जो कि था गोल्डन ऑफ वाइट एंड वाइट थ्रेड्स, जो आप पहने हैं उसी शेड्स का था एंड उसमें काफ़ी सारे पर्ल लगाए हुए थे एंड एक सिल्क और पर्ल की बॉर्डर वाला दुपट्टा था। वो बहुत अप्रिशिएट हुआ था अक्रॉस। एंड कंसेप्ट्स में आई मेक मोर ऑफ इंडो वेस्टर्न, और आई फील के डिज़ाइंस जो हैं वो सेलेबल होने चाहिए। वो अगर मार्केट में जाएंगे नहीं, लोग पहनेंगे नहीं, तो उसका मतलब नहीं है।
तो मैं वेरिएबल डिज़ाइंस बनाता हूँ जो कि लोग पहन पाएँ। कंसेप्चुअल में क्या होता है कि काफ़ी टाइम कंसेप्चुअल लोग जनरली नहीं पहन पाते, तो मेरा पूरा फोकस है इंडियन कलर्स, इंडियन रॉयल्टी एंड इंडियन एस्थेटिक्स। एक फैशन डिजाइनर का स्ट्रगल क्या है? फैशन डिज़ाइन का स्ट्रगल बोले तो सी, हमेशा ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड इवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज का कोई डिज़ाइन है जो सुपर हिट है मार्केट में, आज ये ट्रेंड चल रहा है, तो अभी हम वो आउटफिट्स बनाते हैं। देखो आउटफिट बनाने में भी टाइम लगता है, आउटफिट सोचने में, सोचने से स्केच करने तक, स्केच करने के बाद आता है कि कौन से फैब्रिक्स लेंगे, कौन से कलर्स लेंगे, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स कि कौन सी टेक्निक्स के साथ ये आउटफिट बनेगा, तब जाके ये पूरे प्रोसेस के बाद एक फाइनल फर्मा तैयार होता है। और बनना तो अभी भी बाकी है, अभी फैब्रिक आना है, मास्टर जी को समझाना है, मास्टर जी बनाएंगे, उसमें ऑब्जर्वेशन आपको सुपरविजन करना पड़ता है कि नहीं ये सही नहीं किया, इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से करो। बिकॉज सी, मेरे दिमाग में जो है मैं आपके दिमाग में डालूंगा और करवाऊंगा, वो चीज़ अलग होती है। मैं आपको बोलूंगा, आप क्या समझोगे, आप क्या करोगे, वो देखना पड़ता है। शायद आप गलत करो तो उसको सुधारना पड़ता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। सो ये सब इतना मेहनत के बाद अगर आपका एक कलेक्शन बन रहा है, उसके बाद ये है कि 6 महीने नहीं हुए और ट्रेंड चेंज हुआ। अब स्ट्रगल यही है, क्लाइंट कन्विंस होना चाहिए आपकी चीज़ से, और स्ट्रगल ये है कि इतना सारा करके भी यू हैव टू बीट योर कंपटीशन, बिकॉज देयर इज अ बिग टाइम ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारे और लोग डिज़ाइनर हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। अभी ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम लोग डिज़ाइनर वेयर क्यों जाए, बिकॉज डिज़ाइनर वेयर में आते हो तो इट इज़ अ यूनिक पीस, वो मास्टर पीस है, आपके लिए बना है। जो आप ऑनलाइन मंगवाते हो वो एक रेडीमेड चीज़ है, उसके जैसे रेप्लिकास बन चुके हैं। आप एक ब्रांड की टी शर्ट खरीद के आओगे, अभी मार्केट में उसके 8 स्टोर है, बड़ौदा में ही 8 स्टोर है, तो 8 स्टोर पे वही डिज़ाइन बिक रही है, काफ़ी सारे लोग पहन ही रहे हैं वो डिज़ाइन। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूनिक। वो आपने पहना है तो कोई ऑटो वाला भी पहन के जा रहा है, वो कोई और बंदा पहना है, कोई अंकल भी वही डिज़ाइन पहन रहे हैं टी शर्ट। सो दैट वो चीज़ें बीट करना मुश्किल हो जाता है। लोग कंपेयर करके आते हैं, बट ये नहीं सोचते कि नहीं, हाँ इस चीज़ का डिफरेंस इस चीज़ से ये है, वो समझाना स्ट्रगल है। एक चीज़ बनते बनते देखो, आप कोई चीज़ खुद बनाओगे ना, जब एक क्रिएटिव बंदा कोई भी चीज़ बनाता है, एक आर्टिस्टिक चीज़ बनाता है, तो उसका लगाव उसके साथ जुड़ा होता है कि नहीं हाँ ये चीज़ बनी है, मुझे पता है कि मैंने कैसे 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 करके 10 चीज़ें जोड़ के ये एक बनाया है। अब उसी का कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, उसे ठंडे दिमाग से समझाना कि भाई ये चीज़ ये नहीं है, ये है, और उसके ऊपर कंपटीशन को भी बीट करना, तो वो स्ट्रगल हो जाता है। तो क्या हर एक फील्ड के अंदर अलग अलग डार्क साइड होते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग में डार्क साइड क्या है? फैशन डिज़ाइनिंग का डार्क साइड बोले आप तो आई से ट्रेंड्स। अब वो जाता है ना, वो डार्क साइड जाता है, दैट इज़ वेरी मच अगेन पर्सनल चीज़ है, इंडिविजुअल चीज़ है आई से, कि कौन कैसे बेच रहा है चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें मैनिपुलेट करके दिखाई जाती हैं। जैसे आपको शायद पता हो नहीं हो, बट सिल्क के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, कि मलाई सिल्क अलग हो गया, गजी सिल्क अलग हो गया, इंदौरी सिल्क अलग हो गया। तो आप जाओगे किसी भी स्टोर में, आपको बोल के बेच देंगे सर ये प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। सो उस हिसाब से बिकती हैं चीज़ें, वो डार्क साइड है। आजकल करप्शन सबसे बड़ा डार्क साइड है, कि जो डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग अपनी डिग्रीज कैसे सेल कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। देखो डिज़ाइनिंग क्या है, वो लिखने पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, दैट इज़ मोर ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, कि आप प्रैक्टिकली उसको कितना लाइफ में उतारे हो। मैंने ये देखा है कि जब हम लोग देखते थे तो हम लोग जाके 15 तरीके के कॉटन के सैंपल इकट्ठा करते थे। आजकल कोई मैंने स्टूडेंट्स को घूमते ही नहीं देखा है मार्केट में, कि कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि मुझे अलग अलग टाइप के कॉटन के फैब्रिक के थोड़ा एक
पीस दे दीजिए आप, तो हमें समझ आए क्या फ़र्क है ये सारे कॉटन्स में, ये सारे सिल्क में। तो आजकल बहुत इजी हो गया कि लोगों को, हाँ, बहुत ऑनलाइन ज़्यादा देख लेते हैं, हाँ, बहाने नहीं करते। नहीं, मुझे इंडियन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से बहुत लगाव है। तो ये इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आपको बुक्स में से ही सिर्फ नहीं मिलेंगे, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। आप जाइए कच्छ के इंटीरियर्स में जाओगे तो वीवर्स कैसे बनाते हैं, जो हैंडवर्क करते हैं शॉल्स पे, वो हैंडवर्क कैसे करते हैं, हैंडवर्क के कितने टाइप्स हैं। मीन्स आपने ये काम किया, कढ़ाई बुनाई देखी, तो कढ़ाई बुनाई के भी अलग अलग प्रकार हैं। और हर एक क्षेत्र, हर एक प्रांत की डिज़ाइंस अलग है, उनके टेक्निक्स अलग हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, और हर एक चीज़ यूनिक है। जैसे आप ओडिसी प्रिंट देखोगे और कच्छ की प्रिंट देखोगे तो दोनों ही कलरफुल है, बट दोनों ही बहुत डिफरेंट है और दोनों ही ब्यूटीफुल है। अब उसमें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे ज़्यादा जाता है वो अलग बात है, कि मैं दो चीज़ों में से एक पसंद करना है तो आप कोई एक पसंद करोगे, बट ब्यूटी दोनों के डिज़ाइन में है। और ये सारी चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिकली मार्केट में नहीं निकलोगे तब तक समझ नहीं आएगी। और वो ऑनलाइन बैठ के सारा सर्च करना, गूगल सर्च करना, और वो कपड़ा पकड़ के हाथ में फील करना, वो अलग चीज़ है। यस, आपने पीके मूवी देखा है? हाँ उसमें आपने कॉस्ट्यूम देखे थे उनके? हाँ। तो मैंने एक बीटीएस देखा हुआ था, यूट्यूब पे बीटीएस था उनका। वो कॉस्ट्यूम बनाने के लिए उन्होंने कैसे किया पता है? कि सब डिज़ाइनर को बोल दिया था कि कुछ यूनिक चाहिए, तो वो लोग बोले यूनिक क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। वो लोग ने भी ऑनलाइन सर्च किया लेकिन नहीं मिला। वो लोग ने सोचा कि काम करते हैं, हम मार्केट में निकलते हैं। तो वो लोग मार्केट में निकले, जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर कोई यहाँ से कोई गया है, उनके कपड़े अच्छे लगे तो उनसे वो मांग लेते हैं और उनको वो सेल यानी उनके पैसे देते हैं, या फिर उनको जैसे कोई दूसरा कपड़े भी उनको लेके ना आए, तो वो लाइव में बाहर निकल के कॉस्ट्यूम निकाले, तब जाके पीके एकदम यूनिक लगते हैं। तो लाइव में जब तक वो गए नहीं तब तक एक यूनिकनेस नहीं निकली। मैं सर कोई भी चीज़ करने के लिए एक बजट लगता है, और फैशन शो करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बजट लगता है। तो कैसे मैनेज करते हैं लोग? शो ऑर्गेनाइजर्स स्पॉन्सर्स के थ्रू मैनेज करते हैं। एक ये होता है कि एक शो करने के लिए 10 से 12 डिज़ाइनर्स लगेंगे, मॉडल्स लगेंगे, स्टेज, लाइट, साउंड, फूड, प्रैक्टिस वेन्यू, सारे मॉडल्स का स्टे, डिज़ाइनर्स का स्टे। एक कोई भी एक फैशन शो करने के लिए खर्चा बहुत बड़ा होता है, टोटल एक्सपेंस देखने जाओ तो। अब उसका जो मैनेजमेंट, पैसा मैनेज करने का मॉड्यूल ये है कि जो कोई फ्रेशर डिज़ाइनर्स आ रहे हैं वो अपना स्लॉट खरीदेंगे, तो एक स्लॉट खरीदने से उनको पैसे मिलते हैं उनके सामने। बट द मेजर पार्ट आई विल से आर स्पॉन्सर्स, कि आप स्पॉन्सरशिप का अमाउंट लाओगे तो आपका शो, जितना स्पॉन्सरशिप ज़्यादा होगा, जितना अमाउंट ज़्यादा होगा, उतना आपका शो और लेविश होगा और सक्सेसफुल होगा। तो ये स्पॉन्सर कैसे मिलते हैं? स्पॉन्सर्स, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हु वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर नेम, या फिर उनको विजिबिलिटी चाहिए, तो वो शो में स्पॉन्सर्स आते हैं, तो उनके आप लोगोज एलईडी पे चलते हैं, आपके शो का जो भी मार्केटिंग फ्लायर्स वगैरह जो होता है वहाँ शो, वो स्पॉन्सर्स का लोगो चलता है। टीवी, अगर आप टीवी ऐड कर रहे हो तो उसमें लोगो दिखेगा, आप पीपीटीज या फ्लायर्स भेज रहे हो उसमें लोगो जाएगा, अगर रेडियो है तो अनाउंसमेंट में लोगो मीन्स आपकी ब्रांड का नाम बोलेंगे। एंकर बार बार आपकी ब्रांड का नाम लेके बोलता रहेगा, थैंक यू आवर सपोर्टर्स एंड ऑल, तो वो एक ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है। स्पॉन्सरशिप की डिमांड होती है कोई? हाँ, कैसी? देखो, डिमांड्स में भी दो टाइप्स की हैं, जेन्युइन डिमांड्स, इनजेन्युइन डिमांड्स। आई से जेन्युइन डिमांड्स में स्पॉन्सर बोल सकता है नहीं, मेरी ब्रांड की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरा लोगो इतना बड़ा दिखना चाहिए, यहाँ मेरा लोगो जाना चाहिए, मेरी जगह पे इतने सेलिब्रिटीज़ आने चाहिए, इतने नोन पीपल आने चाहिए, वो सारे जेन्युइन डिमांड्स हैं। और इनजेन्युइन डिमांड्स यू नो बेटर, like there is sex and the kind of other things in everybody's mind, they want to play with those things. So मॉडलिंग पेशा पहले से ही वैसे बदनाम तो है ही इन सब चीज़ों के लिए, मॉडलिंग, एक्टिंग देख लो तो पीपल नो यहाँ पे बहुत सारी फीमेल मॉडल्स आने वाली हैं, सो लेट्स गो टू अट्रैक्ट देम। काफ़ी बार ये भी होता है कि
चीज़ें डायरेक्टली मांग लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, मैं 5 लाख की स्पॉन्सरशिप दूंगा, पर मुझे सामने ये चाहिए, एंड इट इज़ गोइंग ऑन, एवरीबडी नोज इट। आपने कभी ऐसा फेस किया है? मुझे भी ऐसे शूट्स के लिए, ऐसे शोज़ में तो मुझे एक ऐसा फील मीन्स ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे मांगा हो, बट 2-3 शूट्स थे। लाइक सी आई एम अ मेंसवेयर डिज़ाइनर, राइट? सो समबडी वांटेड टू स्पॉन्सर द माय शूट एंड आई वांटेड टू मेक इट मोर बेटर। मुझे और अच्छा करना था, तो स्पॉन्सरशिप का कुछ अमाउंट आएगा तो मैं अच्छा वेन्यू लूँगा, फोटोग्राफर अच्छा लूँगा, तो मेरा शूट अच्छा होने वाला है। बट डिमांड्स ये थे कि नहीं, आपको इतना बड़ा शूट मिल रहा है, सो यू हैव टू प्रोवाइड अस 3 फीमेल मॉडल्स। आई सेड लाइक सी, अगर मैं फीमेल मॉडल्स का शूट आप करने को बोलो तो शायद कर भी लूँ, मैं फीमेल विमेंस वेयर डिज़ाइनर को भी मैनेज करके कुछ आउटफिट्स मंगा भी लूँ, बट जो उनकी डिमांड थी उससे मुझे मेरा शो लाइक नहीं करना था। इट वॉज गोइंग अगेंस्ट माई एथिक्स, तो मैंने नहीं किया। अभी भी वो लोग हैं मेरे टच में। लाइक सी पीपल, मेरा सुनना है, लोग हर तरीके के हैं, हर तरीके से सोचते हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी। मेरे में भी कुछ बुराइयाँ होंगी जो मुझे शायद लग रहा है कि आई एम वेरी मच ओके, बट वो सामने वाले को भी पता चलता है कि हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इट। तो मैंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे ये, मेरा फोकस ये है, वैसे भी मेरा मेंस वेयर है, तो मैं विमेंस वेयर ऐड करके इतना पेन लेके भी अनएथिकल चीज करूं, तो मैंने नहीं किया। लाइक होते हैं डिमांड्स, आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व। देखो, हम लोग शोज पे जाते हैं तो आंख कान तो खुले ही होते हैं अपने, हमारे आसपास काफी सारे लोग हैं, काफी सारी चीजें चल रही है, काफी बातें हो रही है, काफी इशारे हो रहे हैं, तो देखना होता है। बट हाँ, हमें ये है कि हमें हमारे काम से काम है, हम हमारे गोल पे फोकस करें। हाँ, हम हमारा विजन देके हम हमारा काम करें, हम निपटे। अब जो लोग डिमांड्स कर भी रहे हैं वो शायद हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जानने पहचानने वाले भी हो सकते हैं, और इंडस्ट्री में रहना है तो सबके साथ मिलजुल के काम करना है। उनकी बुराइयों को अवॉइड करो, उनकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इसलिए आपके पे ये लाइन अच्छी लगती है, आप रनवे पे मॉडल को नहीं, आप अपने विजन को चलाते हैं। यस, काफ़ी डिज़ाइनर दोस्त हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं तू बहुत ज़िद्दी है, तुझे जो करना होता है वही तू करता है। लाइक उनका ये कहना भी होता है। काफ़ी टाइम मुझे काफ़ी शोज़ के लिए ऑफर्स भी आते हैं, बोले ये अच्छा शो है, तुम आ जाओ, ट्रैवल कर लो, दिल्ली आ जाओ, पर मुझे नहीं करना होता, मैं नहीं करता। आपकी जिद क्या है? नहीं, मेरी जिद नहीं होती मेरे हिसाब से। दिस इज़ माई, आई से, मेरा विलिंगनेस। मुझे काफ़ी देखो, अंदर से कुछ कुछ चीज़ों के इंट्यूशन आते हैं आपको कि नहीं, ये नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है। काफ़ी टाइम मुझे ये लगता है सही, सी दिल्ली में शोज़ करके मुझे इतना ट्रैवल करके जाऊंगा, इतना हैसल, एक शो करने के लिए अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, सो इट इज़ अ बिग अमाउंट। सी आई एम ट्रैवलिंग, सो मेरा फ्लाइट का फेयर जा रहा है, उसके ऊपर वो फ्लाइट का फेयर भी मुझे चलो इतना वो नहीं लगता कि हाँ वो मुझे भारी पड़ रहा है। बट सबसे ज़्यादा भारी चीज़ क्या होती है पता है? कि मिनिमम 16 जो आउटफिट्स होते हैं, 16 मेल मॉडल्स चलने वाले हैं, आप 16 शेरवानीज कैरी करोगे तो उसके लिए 2 बड़े बड़े बैग्स लगेंगे आपको। तो वो बैग्स को कैरी करके वहाँ पहुँचना, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कि चलो फ्लाइट में जाके वो हो जाता है कि फ्लाइट में ही जाने वाले बैग्स, बट फ्लाइट तक घर से पहुँचाना, पैकिंग करना, वहाँ जाके 2 बार अनपैक करो, यहाँ आके अनपैक करो, तो जो शो मुझे इतना वो नहीं लगता कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी और दिस इज गुड, आई शुड डू इट, तो वो मैं नहीं करता। और वहाँ लोग मुझे जिद्दी भी बोलते हैं। तो मेहुल सर, आप अपने शो के लिए मॉडल कैसे पिक करते हो? देखो, मेरे शोज के लिए क्या है कि आई वॉन्ट टू शोकेस माई डिज़ाइन ऑन एन इंडियन मैन। मुझे आई एम नेवर ऑब्सेस्ड विथ वाइट स्किन और फॉरेन मॉडल्स। मुझे जो भी मेरे डिज़ाइन इंडियन हैं, तो मुझे मॉडल्स भी मेरे इंडियन चाहिए। जो एक इंडियन एस्थेटिक मर्द दिखना चाहिए, वैसा लुक हो तो मुझे पसंद है कि ये मेरा मॉडल होना चाहिए। रादर देन यू नो, काफ़ी टाइम ये होता है कि अरे भाई ये एक सेलिब्रिटी है, ही इज़ एन एक्टर, तो आप इसको रैंप पे चला लो एज अ शो स्टॉपर। तो आई डिसएग्री, वहाँ पे मैं मना करता हूँ कि भाई देखो, एक्टर, आई रिस्पेक्ट एवरी एक्टर, उसका वो प्रोफाइल है, वो एक्टिंग अच्छी कर लेता है, पर मेरे कपड़े उन पे अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे वो डिसीजन मेरा है।
तो मुझे ऐसा लाइक मेंसवेयर में स्पेसिफिकली आई वांट अ गुड पर्सन। आजकल आप ऑब्जर्व करते होगे काफ़ी सारे ही लड़के जिम में जाना है, वी शेप बॉडी बना देना है, वी वाले लड़के मैं पहले रिजेक्ट करता हूँ। मेरी मॉडलिंग के लिए मेरे मॉडल्स का सिलेक्शन, अगर मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ शोज़ के लिए और मैं मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सारे मॉडल्स को पहले एक लाइन में खड़ा करता हूँ। जो जो मुझे उसमें से कद काठी से अच्छे लग रहे हैं उनको मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ, फिर बोलता हूँ कि देखो आप लोग अपनी शर्ट्स उतार दो, ताकि मुझे पता चले कि नहीं उनका अगर वी शेप तो नहीं बनाया ना, बिकॉज वी शेप में तकलीफ ये है कि हमने ये जो शोल्डर बनाया है उसके हिसाब से ही पूरा गारमेंट बनेगा। ये ब्रॉड है और कमर नहीं है तो मेरा गारमेंट नीचे से झूलेगा, तो आई डोंट लाइक दैट। चाहे बंदे ने कितनी भी मेहनत की हो, रिस्पेक्ट टू देयर ओन जिमिंग एंड देयर एफर्ट्स टू मेक देयर बॉडी, बट वो मेरे लिए नहीं है काम का। काफ़ी सारे मॉडल्स मेरे पास आते हैं कि सर मुझे मॉडल बनना है पर सर मेरे एब्स नहीं है, तो सर क्या करूं? मैंने बोला मुझे तो तुम्हें कपड़े पहनाने हैं, मुझे ये नहीं है कि तुम्हारे एब्स होने चाहिए। मेरे शेरवानियां हैं, शेरवानी में चाहे तुम्हारे एब्स होंगे तो भी ढक जाने वाले हैं। सो आई फोकस ऑन गुड फेस, गुड पर्सनालिटी, गुड कॉन्फिडेंस एंड देखो इतना टाइम काम करते करते हम लोग इतना तो विजुलाइज कर ही लेते हैं नॉर्मल बंदे को देख के भी कि मेरे कपड़ों में कैसा लगेगा, एक आइडिया आ जाता एक आइडिया आ जाता है। और अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम एक बार बोल देते हैं कि भाई वॉक करके दिखा दे एक बार थोड़ा, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ओके ये चलेगा नहीं चलेगा क्या है, है, विजन एकदम क्लियर हो जाए। हाँ। आपका फेवरेट मॉडल कौन है? काफ़ी सारे हैं। आप किसी का नाम लेना चाहते हैं? Models, my favorite is Shahnawaz Alam. He's since 2012-13. Shahnawaz Alam, Nayan Chaudhary, Deepti Gujral, Lakshmi Rana, सोहेल लिया, काफ़ी हैं यार बहुत सारे हैं वैसे तो। मेल सिलेक्शन का मुझे पता चला, अभी आपने मुझे बताया, तो फीमेल सिलेक्शन कैसे होते हैं? देखो हर एक डिज़ाइनर अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, एज इन उनके डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे अगर मेरा वेस्टर्न डिज़ाइन है, इफ़ आई एम सेलिंग स्कर्ट्स एंड टॉप्स, तो मुझे लीन लड़कियां चाहिए। लीन लड़कियों पे वो अच्छे लगेंगे, तो उनका फिगर इम्पॉर्टेंट है, तो उस फिगर के हिसाब से सिलेक्शन होता है। अगर इंडियन पहनाना है हमें, तो इंडियन पहनाने में इंडियन वेयर में बहुत पतली लड़कियां या लीन लड़कियां अच्छी नहीं लगेंगी, वो थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए, उनके फिगर्स बॉडी एस्थेटिक्स होने चाहिए उस हिसाब से, तब जाके वो अच्छी लगेंगी। तो सिलेक्शन उस हिसाब से होता है कि कैसा आपका प्रोडक्ट है, कैसे आपका आउटफिट है, उस हिसाब से मॉडल लेने पड़ते हैं। अदरवाइज एकदम लीन मॉडल लेके आप इंडियन घाघरा चोली पहनाओगे तो वो अच्छी ही नहीं लगेगी। उसके लिए थोड़ी हेल्दी, थोड़ी बॉडी होना ज़रूरी है। आज का यूथ जो आपके साथ जुड़ा है, तो आप उनसे इनसिक्योर फील करते हो? ज़रा भी नहीं। मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यूथ अगर आप बोल रहे हैं तो यूथ में देखो, आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम मॉडल मेकर, राइट? सो whosoever my friends who are मॉडल्स, तो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मैं उन्हें मॉडल बना रहा हूँ, तो मुझे उनसे इनसिक्योरिटी नहीं है। वो मॉडल्स बन रहे हैं, वो अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स भी जो हैं कुछ लोग, अब आई विल शेयर यू वन इंसिडेंट कि 2014 में आई वाज जजिंग सेंट्रल मॉल का जो फैशन शो होता था, फैशन कॉन्टेस्ट रादर आई से, तो मिस्टर एंड मिस सेंट्रल में जज कर रहा था। तब विनर बनी थी प्राची सोलंकी। शी वॉज विनर ऑफ 2014 और 15 और 16, आई डोंट रिमेंबर, बट एक साल की वो विनर थी। 2-3 साल बाद सेंट्रल ने मुझे फिर से ऑफर किया जूरी करने के लिए, एंड फीमेल जूरी का ऑफर गया प्राची को। सो आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ हर। प्राची ने मुझे उठा के फ़ोन किया कि सर मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके साथ जज में बैठूंगी तो मैं मना कर रही हूँ। सो आई सेड नो, यू शुड नॉट। लाइक आई एम वेरी प्राउड दैट कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने चुने थे, ये अच्छे मॉडल्स हैं, वो आज मेरे एक लेवल पे बैठ रहे हैं मेरे साथ।
So that is proud for me. So I am never insecure about them. वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो कहीं जाके मेरा ही नाम अच्छा करेंगे, मेरा ही नाम रोशन करेंगे. और अगर के मेरे डिजाइनिंग स्टूडेंट्स की भी बात करूं तो स्टिल फॉर डिजाइनिंग स्टूडेंट्स आल्सो आई हैव द सेम फीलिंग कि अगर वो लोग शायद मेरे से भी अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं वो प्राउड ले पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको सिखाया है. मुंबई के फैशन शो और गुजरात के फैशन शो में डिफरेंट क्या है? बॉम्बे फैशन इंडस्ट्री का और मॉडलिंग का हब है. अभी आपने पूछा था जो स्पॉन्सरशिप के बारे में, राइट? वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, तो आपको इजीली स्पॉन्सरशिप भी मिल जाता है, शोज इजी हो जाते हैं और एक अच्छे लेवल पे भी होते हैं. हल से बस देखो, चीज़ें हैंडी हो ना तो आप कर सकते हो. आपको कहीं ना कहीं से भगा के या बहुत उसके पीछे एफर्ट लगा के करना हो, उसमें टाइम लगता है. सो बॉम्बे के शोज़ करना इजी भी है, डिफ़िकल्ट नहीं है और एक अच्छे लेवल पे होते हैं बिकॉज सारी ही चीज़ें वहाँ ए क्वालिटी की अवेलेबल हैं. गुजरात आई से इज़ नॉट अ फैशन हब. गुजरात इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस हब एंड अ टेक्सटाइल हब. तो यहाँ टेक्सटाइल ज़्यादा है बट ग्लैमर नहीं है. गुजरात की लड़कियों की हाइट जेनेटिकली ही कम है, तो अगर आप गुजरात में शोज करोगे भी तो यू नीड टू कॉल फीमेल मॉडल्स फ्रॉम आउटसाइड. देखो, गुजरात के लड़कों की हाइट अच्छी है बट फीमेल की हाइट में मार खा जाती है लड़कियां. तो शोज के लिए गुजरात में डिफिकल्टीज भी हैं. गुजरात का कल्चर अलग है. गुजराती लोग दे आर मोर ऑफ बिजनेस माइंड. तो गुजरात के इवेंट करने का प्रोसेस ही अलग है. आपको एक इवेंट करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. तो गुजरात में एक चीज़ ये है कि लोगों को 9 बजे खाना चाहिए डिनर. सो यू हैव टू प्लान योर इवेंट अकॉर्डिंगली, जिससे 9 से 9:30 या 9:45 बजे तक का जो टाइम है यू कीप इट स्पेयर इफ इट इज़ कमिंग इन बिटवीन. तो पहले शो चला लो, फिर थोड़ा ब्रेक दे दो और फिर से शो चलाओ, या फिर आपका शो 9 बजे से पहले 9:30 बजे से पहले रैप अप कर लो. और बॉम्बे का कल्चर अलग है. बॉम्बे 9:30-10 के बाद तो शो शुरू होता है. सो दैट इज अ डिफरेंस. गुजराती अपने कंफर्म जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते. नहीं, गुजराती देखो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, ये भी बोल सकते हो आप. और ये भी है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम लोग राजा हैं. एक बार एक बंदे ने मुझसे पूछा था बॉम्बे में, लाइक आई यूज्ड टू ट्रैवल बॉम्बे फ्रीक्वेंटली, तो मेरा फ्रेंड है वो, तो हमेशा मुझसे एज एन ऐसा बोलता था कि गुजराती गांडा, गुजराती गांडा. सो आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड, लाइक व्हाट दिस गुजराती गांडा, गुजराती गांडा. एक बार तो मैंने मुंह पे बोल दिया. मैं ये सोचा था कि उसी के घर पे आके रह रहा हूँ, उसी की चाय पी रहा हूँ, फिर उसी को मुंह पे सुना के भी जाऊँगा, पर एक लेवल से चीज़ें मुझसे सहन नहीं होती. तो मैंने उसको मुँह पे बोल दिया कि गुजराती गांडा कर रहे हो तुम लोग मराठी लोग. देखो, एक तो महाराष्ट्र गुजरात से ही अलग हुआ है, तब जाके महाराष्ट्र बना है, और स्पेसिफिकली मुंबई. अगर मुंबई में से गुजराती हट जाएंगे, आप गुजरातीज को टोटली, गुजरातीज और गुजरातीज का इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे ना, तो मुंबई कुछ नहीं रहेगा, तो मुंबई डूब जाएगा. तो गुजरातीज को गांडा बोलना तो छोड़ ही दो तुम लोग. मुकेश अंबानी सर को ही निकाल देंगे तो फिर? हाँ, वही देखो, अंबानी अदानी सब हट गए तो रहेगा क्या बॉम्बे में? पैसा किसका रहेगा ये सोच लो. तो गुजराती को गांडा बोलना या अंडर एस्टिमेट करना तो भूल ही जाओ. आज एक गुजराती ही है बंदा जो पूरे भारत को अपने मीन्स एक नेशनल लेवल से जाके इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा है. मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनकी वाहवाही हो रही है, इंडिया की वाहवाही हो रही है आज. तो वो एक गुजराती को अंडर एस्टिमेट करना तो बहुत ही दैट इज योर फुलिशनेस, आई विल से. महाराष्ट्र में अभी एक सीन भी हुआ था जो आपको याद हो तो, कि वहाँ पे कोई एक गुजराती था और उनको ऐसा बोला था आपको मराठी आती है, तो उनके ना बोल दिया था, तो उनको एक चाटा भी मारा था. तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखो, ये सारी चीज़ें बहुत ही एज एन इंडिविजुअल है, जो लोग के दिमाग में चढ़ा हुआ होता है कि नहीं. ये अभी गुजरात में कोई आके, हम लोग तो हिंदी में बात कर रहे हैं, गुजराती हैं, यू शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल लैंग्वेज, कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है. तो हिंदी एक मीडियम है कि देखो, मीन्स इंडिया में काफ़ी सारे प्रांत हैं, काफ़ी सारे अलग अलग जोन हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग है. जो शायद एक भाषा, अब विश्व भर में 5,000 भाषाएं बोली जाती है, तो 5,000 भाषाएं आप सीखने नहीं जाओगे, आपको 2 या 3 भाषाएं आएंगी. तो एक
सबको जोड़ने के लिए ही हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज घोषित किया है कि भाई सबको एक भाषा आती हो तो एक मीडियम रहे कन्वर्जेशन का कि आप लोग बात कर पाओ। तो अब उसमें भी हम लोग सी दिस इज व्हाट यू आर सेइंग इज अ ब्रेकिंग यूनिटी। वो ये है कि हम मराठी हैं तो हम मराठी ही बोलेंगे, हम कन्नड़ हैं तो हम कन्नड़ ही बोलेंगे, तो कोई कन्नड़ सीखेगा नहीं। एक अगर हमें यूनिटी बनानी है, यूनाइट होना है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमें अपने आप को थोड़ा क्या बोलते हैं मॉडिफाई करना पड़ेगा। हिंदी, गुजरातियों को भी हिंदी सीखना ज़रूरी नहीं था, गुजराती बोल रही है हम लोग घर में, हिंदी क्यों सीखे? पर हिंदी सीखे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कन्वर्जेशन। हम किसी वो हमें जोड़ते, हाँ हम जुड़ रहे हैं किसी से। पर अगर हम लोग स्टबर्न रहेंगे, नहीं हमारा देश हमारा प्रांत, तो फिर भारत एक देश बन के नहीं रहेगा। फिर वो जितने स्टेट्स हैं उतने अलग अलग स्टेट्स को अपने अपना देश घोषित कर दो और चला दो, वही रहेगा फिर। देन यूनिटी और उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है, अगर ऐसे मीन्स ऐसा ही बिहेवियर रहा तो। ये सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है वो बीमार है। बीमार ही रहेगी, बिकॉज यू नो जब तक आपका एक्सेप्टेंस खुल के नहीं आएगा चीज़ों को लेकर, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो ज़माना कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है कि जब पहले किसी ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा इन द पास्ट कि एक वायरलेस इंस्ट्रूमेंट, जो हम लोग आज मोबाइल बोल रहे हैं, तो मोबाइल से कोई यहाँ से परदेश में बात कर पाएगा, ठीक है। वो पहले चिट्ठी पत्र का ज़माना था, तब ये सोचा नहीं होगा किसी ने, पर ये आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग ने वो टेलीफोन को एक्सेप्ट नहीं किया होता, फिर जो मोबाइल फ़ोन आए उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता, धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आई हमने एक्सेप्ट नहीं की होती, तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़े होते। तो एक्सेप्टेंस वो लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। मीन्स अपने ही क्या बोलते हैं, एक शेल में बैठे रहो, जो चीज़ें हैं उसी को पकड़ के, तो वही रहेगा। फैशन इंडस्ट्री इतनी बदनाम है, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखो, इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले भी हम जैसे ही लोग हैं। हर चीज़ का अच्छा बुरा दोनों ही साइड्स होते हैं। अब फैशन इंडस्ट्री है ही ग्लैमर, तो दिखाना ही ग्लैमर है। तो आप ये जज नहीं कर सकते कि कोई लड़की अगर कुछ शॉर्ट कपड़े पहन के वो अगर कैमरा पे है तो उसका कैरेक्टर खराब है। सो दिस इज़ आवर ओन मेंटालिटी। उसकी वजह से काफ़ी सारे मॉडल्स या एक्टर्स जो लोग ये कैरियर में आना चाहते हैं, बट उनके लिए ये बैरियर बन जाता है कि फैशन इंडस्ट्री या एक्टिंग इंडस्ट्री का नाम पड़ते ही फैमिली मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें ये कैरियर में नहीं जाना है, यू विल नॉट गो फॉर दिस कैरियर ऑप्शन। बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा या हर कोई बंदी को इन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़े या ये सब कंपलसरी है। देखो, ऑफर करने वाले तो 100 लोग बैठे हैं, ऑफर एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो हमारे ऊपर है। मैम, अगर कोई बोल रहा है कि फैशन इंडस्ट्री खराब है, चलो मैं मान लो फैशन इंडस्ट्री खराब है, सब ये लोग ऑफर कर रहे हैं, पर ऑफर लेना नहीं लेना वो मेरे ऊपर है ना। अपनी भी एक चॉइस है, अपनी चॉइस है। काफी सारे लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो बहुत ही क्लीन चिट काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने कुछ ऊपर नीचे या कुछ खराब नहीं किया होगा। अगर आप देखो, अगर इस चीज को लेके फैशन इंडस्ट्री को जज कर रहे हो, तो सी बड़े बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट्स में क्या होता है आपने क्या देखा है? इतनी सारी मूवीज जो बन रही है कॉर्पोरेट पे, कॉर्पोरेट में जो करप्शन चल रहा है, वो करप्शन सिर्फ मनी का नहीं है, वो ये चमड़ीबाज वाली जो चीज है वो हर जगह है। जो लोग मॉडलिंग में या एक्टिंग में या कहीं पे भी नहीं है, सी द बेस्ट एग्जांपल इज नाउअडेज स्टूडेंट्स। आप देखो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, डेटिंग ऐप पे कितने सारे लोग हैं, डेटिंग ऐप्स के नाम ले लो आप, नाउअडेज इट्स वेरी इजी टू गेट सेक्स। सो उस चीज को लेके अगर आप एक इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो तो वो गलत चीज है। चॉइसेस खुद की है। जो लोग फैशन इंडस्ट्री में नहीं है वो लोग भी खुद ये चीज़ों के लिए अपने आप सामने से ऑप्ट कर रहे हैं। ये जो अगर आप कोई भी डेटिंग ऐप पे जाओगे तो वो ऐप पे इतने सारे जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं या यूजर्स हैं, वो लोग ऐसे ही तो नहीं है, वो सारी ऐप्स ऐसे ही तो नहीं चल रही, इतनी सारी डेटिंग ऐसे ही तो नहीं हो रही है। एक लॉट ऑफ सेक्स हैपनिंग एवरीवेयर।
सो यू कैन नॉट कंट्रोल इट. इट इज अगेन आई से इट इज इंडिविजुअल. ये आपकी चॉइस है जो आप ऑप्ट कर रहे हो. तो इंडस्ट्री में मैं आपको ऑफर दूंगा, पर ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं करना ये आपके ऊपर है. हाँ, आप मना कर सकते हो ना. सो दिस इज अगेन इंडिविजुअल. एक ये चीज को या ये पैरामीटर को लेके इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत बात है. ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस या फिर अपनी अपनी सोच है. शायद इसलिए मॉडलिंग फील्ड कई जगह पे लूप हो रहा है. हाँ, हो रहा है बिकॉज ऑफ मेंटालिटी कि यही आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं. आप देखो, आपको मॉडल बनना है, आप अच्छे दिखते हो, आपकी फिजिक भी उस टाइप की है, मीन्स आपका पर्सनालिटी है, पूरा कॉन्फिडेंस भी है, बट आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे घर वाले मना करेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, तो आप नहीं ऑप्ट करते हो उस चीज़ के लिए फिर. या फिर अगर आप ऑप्ट करना भी चाहते हो तो आपको नहीं करने दे रहे हैं आपके घर वाले, तो फिर वो चीज़ लुप्त होगी. आप उर्फी जावेद को जानते हो? यस, इज़ रियली अ वेरी बोल्ड गर्ल, आई से कि जिस तरह के कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इतना इजी नहीं है. एज इन बहुत क्रिटिसाइज किया है लोगों ने, पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ फन ओवर द इंटरनेट, बट आई फील लाइक वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए. एंड इट इज़ हर ओन वे. शी इज़ डूइंग इट वेरी नाइसली, शी इज़ डूइंग इट वेरी ग्रेसफुली. और जिस तरह के सी व्हाट आई थिंक, मैं जो इंडस्ट्री में फैशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ, तो मुझे तो कहीं ना कहीं, मैं जब भी उर्फी जावेद का कुछ नया देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ओके, व्हाट इज़ द ब्रीफ बिहाइंड दिस कॉस्ट्यूम. ये जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है उसका थीम क्या है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो हर एक जो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है वो कितने ही विवादास्पद हुए होंगे, बट देयर इज वन थीम इन इट. तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स अगर उसको देख के ऑब्जर्व करेंगे तो उनका ये दिमाग खुलेगा कि ऐसे ऐसे थीम पे ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो सकते हैं, पहने भी जा सकते हैं. बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को थीम दिए जाते हैं वाइल दे आर डिज़ाइनिंग. उनका जो फाइनल प्रेजेंटेशन होता है वो थीम पे होता है. क्या यू हैव टू प्रेजेंट वन थीम इन डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स. तो इसमें से आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सारी थीम के इंस्पिरेशंस मिलेंगे. सो आई टेक उर्फी जावेद एज अ वेरी पॉजिटिव एंड बोल्ड गर्ल. सो शी इज़ वेरी गुड इन माई ओपिनियन. मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं उन लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए. उनकी थीम्स को दिमाग में रखना चाहिए. कहीं ना कहीं वो उनको कहीं ना कहीं काम लग सकता है इन फ्यूचर. उर्वी के जो पहले कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होते थे तब ऐसा लगता था कि बहुत बोल्ड है, लेकिन अब जो डिज़ाइन होते हैं वो कुछ यूनिक है, कुछ क्रिएटिव, और लोग उनको कॉस्ट्यूम के बारे में भी जानना चाहते हैं. तो आपको अगर उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का मौका मिलता है तो आप कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करो? मैं मेरे रूट्स पे जाऊंगा. I would love to make her wear a Gujarati साड़ी in a typical Gujarati way. जैसे मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही नामी फोटोग्राफर है, पॉल डेविड मार्टिन. उन्होंने सनी लियोनी का शूट किया था. सो सनी लियोनी नाम पड़ते ही लोगों के दिमाग में एक अलग ही इंप्रेशन आता है. सो बट सनी लियोनी का उन्होंने साड़ी में शूट किया था एंड शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग इन द साड़ी. सो मेरा ये मानना है कि अगर हमारा जो कल्चर है, हमारे जो आउटफिट्स हैं, वो अगर एक देखो, सनी लियोनी को लेके एक सोच है, उसकी एक इंप्रेशन है आपके दिमाग में. अगर वो लेडी साड़ी में इतनी खूबसूरत दिख सकती है तो कोई भी रख सकता है. तो उर्फी जावेद को भी मैंने एक बार साड़ी में देखा है. उन्होंने गंगूबाई वाला लुक किया था, उसमें उन्होंने गुजराती साड़ी पहनी थी, बट जैसे वो उनको डेपिक कर रही थी तो वो क्या था, पूरा कॉपी किया हुआ था कॉस्ट्यूम. बट अगर हम उनको गुजराती साड़ी पहनाएंगे इन अ टिपिकल गुजराती वे, शी विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड टोटली डिफरेंट. अगर आप वक्त को बदल सकते हो तो आप कौन से वक्त को बदलना चाहते हो? हाँ, अगर मैं पास्ट में जाके कुछ चेंज कर पाऊँ तो मैं यही चेंज करूँगा कि मैंने जो पढ़ाई की उसको मैं डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट कर दूँ कहीं ना कहीं, और वहाँ पे मेरे हाथ में वही कॉलेज की डिग्री हो तो मैं और प्रोग्रेस कर पाऊँगा शायद से. सो मैं पास्ट में जाके वो चीज़ें चेंज करूँगा. और एक चीज़ है, अगर पास्ट में जाके चेंज कर सकते हैं देन आई वुड लव टू मेक माई मदर अलाइव, लाइक शी वॉज द बैकबोन.
आपके कोई ऐसा शौक है जहाँ पे आपने पैसे नहीं देखे हो, वहाँ पर आपने टैलेंट देखा हो? मैंने रिसेंटली अपने फैशन मॉडलिंग वर्कशॉप शुरू किए हैं। आई गेस अभी थर्ड सीज़न आएगा, तो 2 साल से हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे आपने बोला मैं पैसे नहीं देख रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छे लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा पाओ और बड़ौदा से मॉडलिंग का टैलेंट बाहर निकालो। हम लोग 2 दिन के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका फीस मैं बहुत ही नॉमिनल रखता हूँ, 700 पर पर्सन, या फिर जैसा वर्कशॉप हो 2-3 दिन का। बट उसमें से मुझे वो कमाने का वो नहीं है कि मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। मैं अपना बेसिक एक, उसके पीछे मेरी 2 सोच है फीस रखने के पीछे भी। एक जो बेसिक एक्सपेंस है वेन्यू का या जो भी होता है वो निकल जाए, एंड सेकेंडली अगर फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा तो हज़ारों लोग रजिस्टर करेंगे, पर फ्री है नहीं जाना, इसकी वैल्यू भी फ्री वैल्यू फ्री जैसी हो जाती है। सो वी कीप अ सर्टेन अमाउंट जिससे एक्सपेंस निकले। और मेरे वर्कशॉप में यही है कि जो फीस लेता हूँ मैं उनके सामने उनको इतने गिफ्ट्स देता हूँ, लंच डिनर ये सब वेन्यू का, तो वहाँ मैं पैसे नहीं दिख रहा हूँ। ओके, आपने गिफ्ट की बात की तो मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था, याद है? हाँ जी। आज इसे ओपन करते हैं। ये मेरे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये जितने भी आपको फोटोज देख रहे हो, उसकी एक बैक स्टोरी भी हमें थोड़ी बहुत ऑडियंस को बताओ। या आई हैड पोस्टेड दिस बिकॉज मैंने ये देखा था कि कहीं ना कहीं लोग बहुत सारा एक दूसरे को बीट करके आगे बढ़ने के पीछे ही सोच रहे थे। सो दैट थॉट केम इन माई माइंड जब मैंने ये पोस्ट किया था। आई एम नॉट हियर टू compete, आई एम हियर टू ग्रो एंड बी फ्री। सो दिस वॉज अ मैसेज फॉर पीपल, लाइक मुझे ग्रो करना है, मुझे आपसे compete नहीं करना है। दिस इज़ आवर गरबा मोमेंट। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ही इज़ गरबा फेस, ऋत्विक जी। तो हम लोग गरबा साथ में ही करते हैं और गरबा के बीच में हमें ये शौक भी है कि हमारे हर एक आउटफिट में हमारे साथ में फ़ोटोज़ हों। सो दिस वॉज अ कैंडिड मोमेंट जब हम लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे और मेरे दोस्त ने ये फ़ोटो क्लिक किया था। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट विथ हिम। बहुत अच्छा फोटो लगा। This is with our Rajmata Sahib Shubhangini Raje Gaikwad. सर सयाजी राव गायकवाड़ का बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मीन्स पैलेस में हर साल मनाते हैं, एंड देयर इज़ अ मेमोरियल लेक्चर फॉर इट। जो सर सयाजी राव गायकवाड़ ने अच्छे काम किए हैं, इंस्पिरेशनल काम किए हैं, तो वो कोई ना कोई एक लेक्चर होता है जो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। एंड आई ट्राई एंड अटेंड ऑल द लेक्चर्स। हर साल में जाता हूँ। तब हमने ये फ़ोटो क्लिक की थी राजमाता साहब के साथ। This was my media article about my गरबा आउटफिट्स। क्योंकि मीडिया हर बार मुझसे पूछती है कि दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, नवरात्रि में सर इस बार आप क्या नया कर रहे हो एंड आपका क्या विजन है। सो मेरा ये था कि मुझे हर बार अपने रूट से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे मैंने बताया। तो मेरा ये था कि नहीं, मैं राजस्थानी अंगरखा पहनूंगा इस बार। और जैसे कि गरबा है, हम लोग बहुत सारे वी ट्वेल अलॉट, हम लोग घूमते बहुत हैं, तो घेर वाले अंगरखा बनाऊंगा, तो इट विल गिव अ रॉयल लुक विद द गरबा फील। सो दैट वाज द मीडिया आर्टिकल। ये है ओके, this is the picture with our Maharani Sahib Radhika Raje Gaikwad. I met her in person many times, and ये हमारी एक बार मैंने उनके लिए साड़ी बनाई थी। Like I have seen her wearing हमारे हैंडलूम का इंडियन वर्क्स के साड़ी बहुत प्रमोट करते हैं वो हस्तकला को। तो उनके लिए मैंने एक साड़ी बनवाई थी विच वॉज बनारसी सिल्क। तो और मैं उनसे मिलने गया था, तब के ये फोटोग्राफ्स हैं हमारे कैंडिड कन्वर्जेशन के फोटोग्राफ्स हैं। दिस आर वेरी नाइस फोटोज, थैंक यू सो मच। दिस इज अ रीसेंट आर्टिकल
ये था वर्ल्ड एथनिक डे पे संदेश न्यूज़पेपर ने कवर किया था कि एज आई एम वेरी मच इन मेंसवेयर एथनिक गारमेंट्स, तो उन्होंने बोला था कि आप एथनिक के लिए क्या क्या कर रहे हो. सो दे हैव पब्लिश्ड माय फोटोग्राफ इन माय इंडियन ट्रेडिशनल वेयर. मेरे मॉडल्स ने इंडियन ट्रेडिशनल वेयर पहना है और मैंने खुद पटोला का कुर्ता पहना है एंड कच्छ की शॉल. So I was promoting our Indian culture with my own outfits, and along with my article, they have published Rutvij Mistry ji, because he also promote a lot of Indian outfits in his daily life. So they have covered us both in this article. This is my article in a magazine. ये हमने एक कैलेंडर शूट किया था, concept and creativity. The outfits are designed by my friend in Mumbai, and I was doing the whole shoot direction. कि शूट कैसा होना चाहिए and how the models will be. So model selection हम दोनों ने, मैंने और उन्होंने मिलके किया था साथ में, and पूरा शूट डायरेक्ट किया था. So this was came up very well in the magazine. ये उसका कटआउट है. Yeah, thank you. You have collected many nice things. This is my photo with the international bodybuilder. He is Branko, and he came here in Vadodara for एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था, उसमें ये आए थे. एंड वाइल ही इज पोजिंग, उन्होंने मेरे साथ ये फोटो क्लिक किया था. दिस इज अ वेरी नाइस मेमोरी. ब्रांको इज स्टिल इन टच. ही इज अ वेरी गुड पर्सन. ही ऑफन कम्स टू इंडिया, एंड या आई होप टू सी हिम अगेन. This is blank. This is one of the, ये भी दोस्त ही हैं सारे. जैसे इनका एक एग्जीबिशन होता है हर साल, विच इज़ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल एंड हेरिटेज चीज़ें हैं जो इंडिया की, वो बड़ोड़ा में एग्जिबिट होती हैं. इनॉग्रेशन किया था इसका राधिका राजे जी ने. तो राधिका राजे जी हैं, मैं हूँ, और रणवीर सर हैं जो ये पूरा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं. So this is the memory for that. This is my Tahir Shambir was my showstopper, and Kate Sharma, she is a very famous model. वो मेरी showstopper थी. एक showstopper outfit मैंने बनाया था women का इनके लिए, because I wanted to walk. You know, she want like how to frame it. I don't know. Yeah, I wanted her to walk for my show. This is my workshop memory. मेरा जो वर्कशॉप था, फैशन मॉडलिंग वर्कशॉप, जो हमने यहाँ किया था ऑर्गेनाइज चिमनाबाई स्त्री उद्योगालय में. सो राधिका जी पर्सनली आए थे विजिट करने, स्टूडेंट्स को एड्रेस करने, उनको मोटिवेट करने, और या मोर देन शी वाज अ मोटिवेशन फॉर मी कि नहीं वो आए. सो उनकी प्रेजेंस से ही काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं. सो लाइक बोथ ऑफ अस आर स्माइलिंग देयर. दिस वाज द मेमोरी ऑफ दैट वर्कशॉप विथ राधिका राजे मैडम. And this was my show in Delhi, GICW, which was a super hit show. इंडिया के सारे सुपर मॉडल्स ने वॉक किया था इसमें, एंड एज यू सी like super models are there walking with me, and I am all in my Indian attire, and this was the best show I ever remember this show. So these are the great memories you have, you know, taken on prints. आप कभी वृंदावन गए हो? हाँ, वहाँ जाकर आपको कैसा फील होता है कि वाइब क्या है, वहाँ कितनी शांति है? वृंदावन जाके एंटर होने से ही आपको वो पीस, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो पॉजिटिव ऑरा महसूस होने ही लगता है. वो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, वैसा सीन जैसा है कि मूवीज़ में कैसे दिखाते हैं कि वायोलिन बज रही है, ठंडी हवा चल रही है. सो यू फील दैट पॉजिटिव एनर्जी, वो पीस वाला वाइब आता है आपको. ओके. आप अकेले गए थे या आपके फ्रेंड के साथ गए थे? मैं अकेले भी गया हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी गया हूँ. ओके. आप ऋत्वी जी से ज़्यादा कनेक्ट हो, राइट? हाँ, ऋत्विज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो आपकी कोई खूबसूरत मेमोरी इनके साथ क्या है? बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज हैं, बिकॉज हम लोग मोस्टली सारे ही फेस्टिवल्स साथ में सेलिब्रेट करते हैं. फोटोज भी देखे. हाँ, हम लोग उनके घर फूलों की होली, लाइक
उनको बहुत शौक है ये सब चीज़ें होस्ट करने का, तो वो इनवाइट करते हैं हम सभी फ्रेंड्स को कि चलो फूलों की होली खेलते हैं। और उनके घर ठाकुर जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है, और हम लोग ऑथेंटिक वे में होली दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली में हम लोग सब साथ में मिलके उनके घर पे वो बहुत बड़ी दीप माला है, तो बहुत सारे दिए जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर खाना पीना होता है, सब मिलके गप्पे मारते हैं। दैट इज़ आवर सेलिब्रेशन। आप वृंदावन गए तो आप वहाँ की होली खेले, वृंदावन की होली एक बार खेला हूँ मैं। कैसा आपको क्या फील हुआ? अलग किस्म की होली है वहाँ पे, सारे लोग रंग डाल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, तो आप बच ही नहीं सकते कि कोई भी तरीके से आप बच नहीं सकते कि आप पे रंग ना पड़े। और होली खेलने गए ही हैं तो फिर रंगों से बचना, पानी से बचना, मतलब ही क्या है? हाँ, तो होली मीन्स जाना ही क्यों? जहाँ नहीं। जैसे हमारी जिंदगी 9 रस से बनी हुई है, राइट? तो 9 रस का एक रस है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार जिंदगी में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, उससे भी बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक ऋत्विज जी जैसे तैयार होते हैं, उनको काफ़ी टाइम लगता है तैयार होने में, और वो बहुत ही खुशी से हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के वो सारी चीज़ें अपने आउटफिट में, अपनी ज्वेलरी में इंक्लूड करते हैं। तो आई फील हैप्पी फॉर हिम कि नहीं, आप इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रख के पूरा एक लुक बनाते हो, और वही लुक देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अब अगर लाइक हम लोग जब जैसे बात कर रहे थे फैशन इंडस्ट्री की, तो फैशन इंडस्ट्री में इंडिया का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इंडियन डिज़ाइंस, इंडियन प्रिंट्स, इंडियन आर्ट इतना फेमस है कि कुछ कुछ देशों में हमारी इंडियन चीज़ों को बैन किया गया था। क्यों? रीज़न, क्योंकि अगर हमारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वहाँ बिक रहा है तो उनकी जो खुद की प्रोडक्ट्स है वो नहीं बिक रही है, तो उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी चीज़ों को सेल करने के लिए उन्होंने यहाँ की चीज़ों पे बैन लगाया था। जैसे ढाका का मलमल हो गया, मसलिन है, वो सारी चीज़ें बैन कर दी गई थी। तो ये इंडियन चीज़ें जो हैं हमारी, वो बहुत इंस्पायर कर रही हैं। तो वो लुक भी उनका जो पूरा इंडियनाइज्ड है, हर एक छोटी छोटी चीज़ें, हर एक ज्वेलरी, वो इतना ध्यान से, इतना शौक से पहनते हैं, तो दैट्स क्रिएट अ डिवाइन लुक। इंडियन कल्चर की अगर बात चली रही है तो भारत राजा महाराजों का देश थे, और आप भी काफ़ी रॉयल फैमिली से ताल्लुकात रखते हो। हम बरोड़ा की महारानी के बारे में बात करते हैं। बरोड़ा की महारानी साहेब राधिका राजे गायकवाड़ बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं। शी इज़ अ पब्लिक फेस, पब्लिक पर्सनालिटी है। उनका विजन काफ़ी अच्छा है। जैसे पहले से ही गायकवाड़ फैमिली में जो भी रूलर्स हैं, उनके विजन बहुत क्लियर रहे हैं। वडोदरा सर सयाजीराव के नाम से भी बहुत जाना जाता है, लाइक वो विश्व भर में प्रसिद्ध हुए हैं सर सयाजीराव गायकवाड़। महाराजा सयाजीराव का विजन बहुत ही बुलंददेशी था। लास्ट ईयर ही हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो कि शायद किसी को नहीं भी पता थी, वो भी लोगों को पता चली। लास्ट ईयर जब बाढ़ आई बरोड़ा में, तो पूरा बरोड़ा डूब रहा था, बट सर सयाजीराव ने उस ज़माने में जो पानी के निकलने का सिस्टम बनाया था अपने म्यूज़ियम के लिए, उसका एक पूरा मॉडल संदेश न्यूज़पेपर में या दिव्य भास्कर में, आई डोंट रिमेम्बर, तो न्यूज़पेपर में छपा था कि उस समय सयाजीराव ने इतना सोचा था कि अगर बाढ़ आए तो पूरा स्ट्रक्चर से पानी को कैसे बचाया जाए। क्योंकि जो ये म्यूज़ियम है उसमें बहुत ही पेश कीमती चीज़ें हैं, जो बहुत एंशियंट हैं, एंटिक चीज़ें हैं, तो उनको बचाना, कैसे बचाया जाए पानी से। और उस समय जब सर सयाजीराव राजा थे, तब शायद बरोड़ा की और आसपास के शहरों की आबादी भी इतनी नहीं होगी, पर उनका विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने इतना बड़ा आजवा सरोवर बनाया। आजवा सरोवर से पानी कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, लोगों को पानी कैसे मिलेगा, ये उनकी दूरंदेशी थी। और अगर आप बुक्स लिखी गई है उनके मैनेजमेंट के व्यूज़ पे, वो बुक पढ़ो तो और ज़्यादा समझ आता है कि नहीं नहीं, वो कितना ज़्यादा उन्होंने दूर का सोचा था। अभी आई गेस
डॉक्टर जिगर इनामदार ने एक बुक पब्लिश करवाई थी जो कि सयाजी राव के ही लेक्चर्स हैं, जो शायद से आईएएस के पढ़ाई में कंपलसरी करवाया है को वो मैनेजमेंट के फंडास पढ़ने हैं. I forgot that book's name, but when I saw that, I read that news, I was feeling very proud कि नहीं, हम लोग बड़ौदा वासी हैं जहाँ के राजा की दूरंदेशी है कि जो पूरा इंडिया का आईएएस में कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा वो चीज़ें. अब बड़ौदा रॉयल फैमिली की बात कर ही रहे हैं, तो जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर, उनको भी स्कॉलरशिप सर सयाजी राव गायकवाड़ ने दी थी लंदन जाके पढ़ाई करने के लिए. अभी इफ़ यू नो आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा को भी उन्होंने ही यहाँ रखा था, और राजा रवि वर्मा ने यहाँ रह के बड़ौदा के पैलेस में रह के कितनी सारी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है. बड़ौदा का पैलेस इज़ द बिगेस्ट प्राइवेट रेसिडेंस. तो बड़ौदा की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही फेमस है. वी वर टॉकिंग अबाउट महारानी साहब, तो राधिका राजे जी भी बहुत ही फोकस्ड हैं, उनका विजन बहुत क्लियर है, वो विजनरी हैं, और जिस हिसाब से वो समाज कल्याण के लिए भी काम कर रही है वो आई से इनक्रेडिबल, कि उनकी सोच ही बहुत ज़्यादा उम्दा है. राधिका मैम के साथ मैंने देखा आपके बहुत ज़्यादा ही फोटोज से, आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड है? उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड है. देखो, वो राजा है, हम प्रजा हैं, बट व्हाट इंस्पायर्स मी अबाउट हर इज हर विजन. वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है अपने खुद के थॉट्स में. उनको हर छोटी चीज़ का पता होता है जो कि प्रोजेक्ट में चल रही है. मैं उनके एक दो प्रोजेक्ट्स पे उनके साथ एज अ वॉलंटियर काम कर भी रहा हूँ, उनकी टीम का हिस्सा हूँ. तो जब भी हम देखते हैं कि वो छोटी से छोटी चीज़ भी याद होती है उनको, कि पिछली मीटिंग में ये बात हुई थी, यहाँ ये बंदे ने ये काम किया है, बिकॉज उनके अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हर किसी पे, हर पहलू पे ध्यान देना शायद हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है, बट वो उनका ध्यान होता है, उन्हें वो चीज़ें याद होती है. और वो अगर वाइल डिस्कशन मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने अपना विजन रखा है, उनका थॉट रखा है, और उसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग थॉट से भटक के कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर रहे हैं इन आवर फ्यूचर प्लान्स, तो भी वो तुरंत रोकते हैं, अटकाते हैं कि नहीं, ये हमारे विजन से भटक रहे हैं हम लोग. सो उनकी दूरंदेशी भी कहीं ना कहीं ऐसे सर सयाजी राव से इंस्पायर्ड है, उन्हीं के फैमिली से हैं. आपने गजरा कैफे के बारे में नाम सुना है? गजा कैफ़े हम बहुत बार जाते हैं, हमारा दूसरा घर है. अच्छा, पर्सनली आपने विजिट किया तो आपको कैसा लगा? महारानी राधिका राजे का प्रोजेक्ट है, उनके विजन का एक पार्ट है गजरा कैफ़े. वी कॉल इट गजरा प्रोजेक्ट. तो गजरा प्रोजेक्ट इज़ मेनली फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, एम्पावरिंग विमेन एंड एम्पावरिंग LGBTQ कम्युनिटी. तो उसके लक्ष्य में ये उनका पहला एक बड़ा स्टेप था कि कैफ़े खोला जाए जहाँ पे LGBTQ, जो कैफ़े LGBTQ कम्युनिटी ही चला रही है, वही बनाते हैं, वही सर्व करते हैं, और उनके कमाई का एक ज़रिया बन रहा है. देखो, ये एक उनका विज़न है कि कोई सोचेगा कि ये पिछड़ी हुई कम्युनिटी है या इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो, पैसे दो. ये नहीं, शी इज़ एम्पावरिंग देम कि आप लोग काम करो, अपने हुनर को आगे लाओ, अपने हुनर से पैसे कमाओ, तो आप अपने पैरों पे खड़े होंगे. तो उसी विजन का पहला पार्ट है गजरा कैफ़े, और गजरा कैफ़े आज बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है. द काइंड ऑफ इंटीरियर, द काइंड ऑफ क्यूजीन्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, बहुत ही अच्छा है. व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ का फील बहुत अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है. LGBTQIA+ का मतलब क्या होता है? See, it is a umbrella term where it is standing about L for lesbians, G for gays, B for bisexuals, T for transgenders, Q as in queer. It's again an umbrella brand which covers everyone who are not straight. So LGBTQAI+ is an umbrella brand name जिसके अंदर सारे ही समलैंगिक एंड डिफरेंट लैंगिक लोग इंक्लूड होते हैं.
which is accepted across the world. LGBT क्यू के लेके सबका नज़रिया अलग होता है, तो आपका नज़रिया क्या है? See, I believe in inclusive world. मैं हर एक इंसान से प्यार करता हूँ, इंसानों को चाहता हूँ और इंसानियत से प्यार करता हूँ. मुझे उनके जाति, धर्म, रंग, जेंडर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी. अगर आप अच्छे इंसान हो तो मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है. देखो, हर इंसान अलग अलग तरीके का बनाया हुआ है भगवान ने, तो हर किसी को जीने का अधिकार है. अगर LGBTQ डिफरेंट है तो उनको भी उनकी लाइफ जीने का अधिकार पूरा है. बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी कहा है कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा दे. सो LGBTQ के लिए भी ये है कि उनको भी सिमिलर राइट, समान दर्जा, समान हक मिलने चाहिए. समाज में समान अधिकारों से रहे, अपना काम करे, अपनी लाइफ जिए. दैट्स इट. दैट्स वेरी सिंपल. सो उसी के बेस पे हम एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बना सकते हैं जहाँ पे हर कोई प्यार से, भाईचारे से मिलजुल के रह रहा है. आपका जीवन मंत्र क्या है? जीवन मंत्र है मेरा प्यार. प्यार करो, आगे बढ़ते रहो. प्यार एज इन यू लव एवरीथिंग विच सराउंड्स यू, पीपल, थिंग्स, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. अगर सिचुएशन से भी प्यार करना सीख जाओगे तो उतना ही इजीली आगे बढ़ोगे. मेरे साथ कोई खराब लोग भी होते हैं, उनके साथ मैं 3 बार अच्छा व्यवहार करूंगा तो शायद से वो भी सुधरने लगता है. वो भी फिर मेरे साथ चौथे बार में जितना वो शायद श्रूड या रूड होगा तो वो भी थोड़ा टेम्प्ट हो जाएगा और वो मुझसे अच्छे से बात करेगा और आगे बढ़ते बढ़ते वो भी प्यार में कन्वर्ट हो सकता है. तो देखो, चाहे जितना भी गुस्सा लेके जियो, जो होना है वही होना है. जो हो गया है सो हो गया है. सो अगेन, यू नो, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ एवरीथिंग. टेक एंड ग्रैब पॉजिटिव थिंग्स, तो चैन से सो भी पाओगे. बात सही है. दैट्स इट. तो चलिए इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई कहानी के साथ.